एक तो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हो गए और ये गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, एक सेक्टर ये है। दूसरा सेक्टर अभी एआई है और आईटी। कहाँ अपॉर्चुनिटी आता है? छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो दोनों फील्ड अभी पूरा अपॉर्चुनिटी नहीं है। सिविल सर्विस में क्या है ना, पिछले 4-5 साल से मैं रिसेशन दिख रहा हूँ। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि हमारा आउटसोर्सिंग बहुत ज़्यादा है। हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ से ज़्यादा बाहर के लोग अब हो चुके हैं। मैं बोला ना, रिसोर्स में भरा हुआ है। हमारे रिसोर्स को बाहर वाले ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। 3 घंटे में मैं जो बेंगलोर पहला एक्सपीरियंस किया, वहाँ पर मेरे को पता चला कि वाकई में हमारा छत्तीसगढ़ ना बेंगलोर से 40 साल पीछे है। आज के हमारे गेस्ट हैं राहुल राज गुप्ता, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टीचर और एंटरप्रेन्योर। इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि स्टूडेंट्स अपना करियर कैसे चूज करें, बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का माइंडसेट कैसे डेवलप करें। राहुल सर ने आईटी सेक्टर से लेकर गवर्नमेंट एग्जाम तक का सफर तय किया है और फिर अपना अकेडमी शुरू किया जिसका नाम है आरआर ट्यूटोरियल्स, जहां से छोटे शहर के स्टूडेंट्स को नए अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं। ये पॉडकास्ट उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जो सिर्फ जॉब नहीं बल्कि लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। स्कूल में भी मस्ट एक प्रोटोकॉल होना चाहिए कि कैरियर गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करना है। और मेरे हिसाब से आप डिग्री मेकिंग प्रोसेस कर रहे हैं, स्किल मेकिंग प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सर कि एक पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस हैं और जो उनके बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका इंटरेस्ट? बहुत बड़ा चैलेंज। लाइफ में ना मोटिवेशन नाम का कोई चीज़ नहीं होता। लाइफ इज़ लाइक अ रिवर, एक नदी की तरह आपको सिंपल बहना है। लाइफ आपको कहीं पर आके चेंज करेगी। वेलकम टू द तोश रावत पॉडकास्ट। राहुल सर कैसे हैं? अभी तो सब अच्छा है, बहुत गुड। मैं इस पॉइंट से इस कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना चाहता हूँ कि सर, छोटे शहर ये गांव से कोई स्टूडेंट्स हैं, उनको आज भी अगर पूछो कि 10th या 12th के बाद आप क्या करोगे, करियर में क्या करना है, उनको कोई आइडिया ही नहीं है। क्योंकि मैं बातें करता रहता हूँ, मैं बेसिकली गांव से बिलोंग करता हूँ और छोटे शहर से हैं अपन। तो मैं यहाँ के जो मेंटलिटी है उनको ऑब्जर्वेशन के लिए मैं पूछते रहता क्वेश्चंस। तो उनको आइडिया ही नहीं है कि क्या करना है। इवन उनके पेरेंट्स को भी ये मतलब आइडिया ही नहीं है कि क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं। चाहे हम गवर्नमेंट जॉब की बात कर लें या फिर प्राइवेट जॉब की बात कर लें। 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना है, उस पर भी दोस्त जो ले रहे हैं उसको देखा देखी ले लेते हैं। अपना खुद का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। इसको कैसे अवेयरनेस किया जाए सर, अवेयरनेस के तौर पे, और तैयार कैसे किया जाए स्टूडेंट्स को? ओके, राइट। तो एक्चुअली में जैसे कोई भी स्टूडेंट है ना, वो आफ्टर 10th उसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल 10th के बाद ना कौन से स्ट्रीम पे जाना है ये बच्चे को डिसाइड करना है। बच्चा एज अ पैशनेट है, अपने सब्जेक्ट को लेकर पैशनेट है, तो वो बहुत अच्छा है, उसके करियर के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। सेकेंड चीज, अगर वो किसी का देख कर किसी अपने स्ट्रीम को चूज कर रहा है तो बाद में दिक्कत पैदा होगा, क्योंकि वो आपका फील्ड है नहीं। आपने उसको देख कर चूज किया, फिर बाद को आपको काम करने में मजा नहीं आएगा। तो 10th के बाद ये टर्निंग पॉइंट होता है। 10th के बाद बच्चा सब्जेक्ट लेकर, जैसे मैं एज अ मैथ्स स्टूडेंट रहा, मैंने 11th-12th मैथ्स से कंप्लीट किया। मैथ्स से कंप्लीट करने के बाद मेरे पास बहुत सारे करियर ऑप्शन थे और मैंने इंजीनियरिंग फील्ड को चूज किया। एक पैशन था मेरा इंजीनियर बनने का। देन उसके बाद मैंने क्या किया, तो इंजीनियरिंग, अब कोई भी ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन किसी से कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारी फील्ड होंगी। आप 2 सेक्टर पे स्विच कर सकते हैं। एक तो होता है आपके सामने पब्लिक सेक्टर, जो पूरा सिविल सर्विस अपॉर्चुनिटी आपको देगा। सेकंड होता है प्राइवेट सेक्टर। जी। प्राइवेट सेक्टर वो आपका एकदम लोएस्ट लेवल से लेकर हायर लेवल तक आपको अपॉर्चुनिटी देता है, जिससे मल्टीनेशनल कंपनीज होती है। जितने एमएनसीज हैं वो टोटल प्राइवेट कंपनी बेस्ड है। और अभी रिसेंटली में जो सबसे अच्छा करियर अगर ऑप्शन होगा तो मेरे हिसाब से आईटी सेक्टर है। तो आफ्टर 12th आपको चूज करना है कि आपको अपना ग्रेजुएशन किस में करना है। अगर आपको आप पैशनेट हैं अपने आप को सिविल सर्वेंट के रूप में देखने के लिए, तो आप 9-10 के बाद अपने स्ट्रेटेजी बना लीजिए कि मेरे को ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, देन सिविल सर्विस पे जाना है। और अगर आपको आईटी में जाना है या फिर अदरवाइज किसी भी प्राइवेट कंपनी में आपको जाना है, अपना एक ब्रांड वैल्यू बनाना है, तो आप उस पर काम कीजिए, स्किल डेवलपमेंट पर काम कीजिए। कैरियर चूज करना इट डजंट मैटर, कैरियर को इम्प्लीमेंट करना ये अलग मैटर हो जाता है। चूज आपने किया, आपके पास बहुत सारे सेक्टर थे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे कि कहाँ से मैं आगे बढ़ूं। जैसे हम कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करने के बाद मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना था, ये पैशन था।
कि भाई व्हाइट कॉलर जॉब चाहिए, दैट्स ऑल। एसी में बैठना है, कोडिंग करना है, प्राइवेट कंपनी में जॉब करना है। और ऐसे ही हुआ। 2013 पास आउट हूँ मैं। ओके 13 के बाद मैंने बेंगलोर में पहला जॉब किया एमएनसी में, सीजीआई इन्फोटेक में, एज ए जावा डेवलपर। जावा मेरा प्रोफाइल था। तो उस समय तक मेरे को मतलब आईटी में इंटरेस्ट था। एक बार कैंटीन में बैठा था, कैंटीन में एक फ्रेंड से बात हुआ, तो बात करते करते ही पूरा सडनली ना मेरा ड्रीम चेंज हो गया। फ्रेंड मेरे को बताता है कि यार आईटी एक बड़ा चीज है, पर पावर तो आपका किसमें है? सिविल सर्विस। ओके सिविल सर्विस में पावर है। रातों रात मेरा पूरा मूड चेंज हो गया और मैंने आईटी सेक्टर क्विट करके फिर सिविल सर्विस की। तो आफ्टर 2013 ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल जॉब करने के बाद ये मैंने आपका चूज किया सिविल सर्विस, और वहां से जर्नी स्टार्ट किया। जॉब आपने कहाँ कौन सी कंपनी में की? सीजीआई इन्फोटेक बेंगलोर, बेंगलोर पहला में। प्राइमरी जॉब जो था मेरा सीजीआई इन्फोटेक था। एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। जावा प्रोफाइल था, जावा डेवलपर था। सिविल सर्विस का कोई आइडिया नहीं। व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाट इज ज्योग्राफी, कोई आइडिया नहीं। पॉलिटी के बारे में कोई आइडिया नहीं। पूरा कोडिंग किया, कंप्यूटर साइंस पढ़ा, डीबीएमएस पढ़ा, जावा पढ़ा, सी प्लस प्लस, सी शार्प, डॉटनेट, पीएचपी, इन पर काम किया। इसके बाद पूरा ब्लैंक। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि स्ट्रेटेजी क्लियर होना चाहिए, पहला चीज। सेकेंड चीज, आप जब किसी भी फील्ड पे जाते हैं तो पैसिनेट होकर काम करना पड़ेगा। डजंट मैटर आप कब स्टार्ट करते हैं। आपका प्रोफेशन था प्राइवेट कंपनी में जॉब करना, एमएनसी में जॉब करना, आपने वहां से स्विच किया, सिविल सर्विस में आए। 2-3 साल आपने रगड़ कर मेहनत की, अपने आप को पूरा आइसोलेट करके एक ही चीज पर आपने अपना पूरा फोकस दिया, पूरा काम किया। 2018 में मेरा रेलवे में जॉब लग गया। तो 14-15 में बेंगलोर में रहा, 3 साल मेहनत करने के बाद रेलवे क्रैक कर लिया। तो वहां से पैसन आया। फिर रेलवे से फिर मैं पढ़ाते पढ़ाते यहाँ तक। तो मेरा मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि कैरियर चूज करना डजंट मैटर, कैरियर इंप्लीमेंट करना ये आपका पॉइंट होना चाहिए। आप कोई भी चीज चूज करते हैं पर आपको उसमें मजा आना चाहिए, काम करने में मजा आना चाहिए। जैसे गांव के बच्चों की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा ड्रॉबैक यह है कि हमारे इस एटमॉस्फेयर में एजुकेशन सिस्टम एज कम्पेयर टू अदर स्टेट बहुत पुअर हो गया। मैं अपने सिस्टम की नेगेटिविटी नहीं गिना रहा। जियोग्राफी मैटर करता है। हाँ, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट मैटर करता है। आप जैसे आपके बड़े भैया, आपके कलीग्स या आपके कोई रिलेटिव अच्छी कंपनीज में है, अच्छी सिविल सर्वेंट में है, तो आप वहां से उनको देखकर इंकरेज हो रहे हैं। पर उनका क्या, जिनको कुछ पता ही नहीं। एग्जाम्पल ही नहीं दिख रहे। हाँ, एग्जाम्पल ही नहीं है ना, तो एटमॉस्फेयर वैसा है, सराउंडिंग वैसा है। एनवायरनमेंट हाँ। आपके आसपास के लोग जिस पार्ला मतलब प्लेस में रहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि आप एक सिविल सर्वेंट क्या होता है, एक आईएएस ऑफिसर क्या होता है, एक आपका स्टेट लेवल का कोई ऑफिसर क्या होता है। वहां से वो इंकरेज कैसे हो, बच्चे को पता ही नहीं है। तो इसके लिए ना सबसे अच्छा ऑप्शन क्या होता है, कैरियर गाइडलाइंस जो हम देते हैं बच्चों को। मतलब मेरा ये ड्रीम बन गया कि उन बच्चों को वो सुविधा देना, मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना, उनको कैरियर के लिए अवेयर करना कि कैरियर कहाँ से स्टार्ट करें। अगर आप एमएनसी में जाना चाहते हैं, अगर आप पब्लिक सेक्टर में सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो आप आफ्टर 10th आप अपने कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। इसके लिए आप कनेक्टिविटी कर सकते हैं हमारे आरआर ट्यूटोरियल से, हमारी पूरी टीम से आप जुड़ सकते हैं। आपको अगर जैसे प्राइवेट सेक्टर में स्विच करना है तो हम उसके लिए आपको प्रिपेयर करेंगे, और जिसके लिए आईटी बेस्ट ऑप्शन है। अभी आप कम समय में अगर आपको ज्यादा ग्रोथ चाहिए तो आईटी इज अ बेस्ट ऑप्शन। सेकेंड, सिविल सर्विस करना है तो सिविल सर्विस में जाना है तो आप 10 के बाद आप तैयारी शुरू करेंगे, 12 के बाद ग्रेजुएशन करेंगे, आफ्टर ग्रेजुएशन इंप्लीमेंटेशन करेंगे। सिविल सर्विस में भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है यूपीएससी, और यूपीएससी सबसे बड़ा एग्जाम है पूरे ओवरऑल इंडिया में। यूपीएससी के बाद आप स्टेट पीएससी को फोकस करते हैं। एटलीस्ट आपको अपने ऊपर काम करना है, 2-3 साल अपने आप को इतना एंगेज करना है, पूरे स्टडी, पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है, टेस्ट सीरीज लगाना है, मॉक टेस्ट देना है, तो उसके बाद आपको चीजें समझ में आने लगी। तो कोई भी गांव का बच्चा है, देखिए आज तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म है, वहां से बहुत सारे सोर्स मिल जा रही है। बच्चों को पहले चूज करना पड़ेगा कि उनको बनना क्या है, और उनके लिए ना मतलब मेरे हिसाब से सिस्टम को ये काम करना चाहिए कि कैरियर गाइडलाइंस प्रोवाइड करना चाहिए। ये सबसे बड़ा फैक्टर है, बच्चों को अवेयर करना। ये हमारा आपका जिम्मेदारी है। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से लोग वहां तक पहुंचे, मैं ये चाहूंगा, और इनको ये मतलब अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। क्योंकि स्कूल और कॉलेज में सब्जेक्ट्स तो हैं, लेकिन इन सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है उनके बारे में बात नहीं होती है।
स्कूल में भी मस्ट एक मतलब रूल्स होना चाहिए, प्रोटोकॉल होना चाहिए कि कैरियर गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करना है, क्योंकि आप एजुकेट कर रहे हैं और मेरे हिसाब से आप डिग्री मेकिंग प्रोसेस कर रहे हैं। सिंपल सी बात, स्किल मेकिंग प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। प्रोटोकॉल तो है, पढ़ाना है, बच्चा 5वीं तक पढ़ रहा है, 8वीं तक पढ़ रहा है, 10वीं तक पढ़ रहा है, 12वीं तक पढ़ रहा है, पर वो अपने सब्जेक्ट को क्लियर करने के इंटेंशन से पढ़ रहा है। सब्जेक्ट से क्या सीखूं और उसको फ्यूचर में कैसे इंप्लीमेंट करूं। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के बाद सिस्टम तो और चेंज हो गया है, बहुत सारे ऑप्शन है बच्चों क्या के पास। क्या लागू हुआ अभी? जैसे आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट से पहले ग्रेजुएशन करते थे, आज भी ऐसा ही हो रहा है। जैसे आप मान लीजिए बीएससी कर रहे हैं, पर बीएससी के साथ साथ आप डिफरेंट फील्ड को भी चूज कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है बच्चों के पास, मतलब एक विकल्प है। अपने फील्ड को अगर लगता है कि आपको चेंज करना है आफ्टर सम टाइम, तो चेंज करने का ऑप्शन अब आपको मिलेगा। सेकेंड चीज, किसी भी बच्चे को ना आप ये नहीं बोल सकते कि आगे चलकर ये बनेगा, उसका सडन प्लान चेंज भी हो सकता है। राइट, करेक्ट। हाला सडन प्लान चेंज भी हो सकता है, पर अगर बच्चा स्किल्ड बन गया तो किसी भी प्लेटफॉर्म में जाके, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ आपको तरना आता है, मैं आपको तालाब में फेंक दिया, अब वहां से निकल के आ जाओ, और मैं आपको तैरना पढ़ाया हूँ कि तैरते ऐसे हैं, तैसे तैरते ऐसे हैं, तैरते ऐसे, प्रैक्टिकल नॉलेज दिया ही नहीं। सो आफ्टर मतलब कंप्लीशन ऑफ योर एग्जाम, आप कंप्लीट करने के बाद भी क्या है, तो मेरा मोरल प्रायोरिटी क्या है कि कोई भी बच्चा हो, हमारे पास बहुत अलग अलग टाइप के डिफरेंट डिफरेंट लेवल के बच्चे आते हैं। कोई एकदम पुअर है, कोई एकदम बिगिनर है, कोई एक्सपर्ट है। तीनों को किस प्रकार से ट्रेनिंग देना, ये अलग अलग स्ट्रेटेजी होना चाहिए। बच्चों को, बिगिनर को हम अलग लेवल से ट्रीट करते हैं, और जो एक्सपर्ट है उनको उनके हिसाब से, क्योंकि देखो तलवार अगर धार हो गया है तो उसको और धार करना है, और अगर तलवार अगर बन ही नहीं पाया तो पहले तलवार बनाइए। ये होना चाहिए स्ट्रेटेजी। तो गांव में भी या किसी भी मतलब अर्बन एरिया, रूरल एरिया, कोई भी रहे, डजंट मैटर, वहां बच्चे के स्किल को आइडेंटिफाई करके उस पर काम करना है। और ये सिस्टम काम है, एजुकेशन पॉलिसी का काम है और एजुकेशन सिस्टम का काम। प्लस अदर जो कोचिंग क्लासेस चल रही हैं, ये एज अ बिजनेस नहीं होना चाहिए, वो एक सेवा सर्विस के भाव से होना चाहिए। बिजनेस देखिए, पैसा कमाने के लिए सब काम कर रहा है, सबका प्राइमरी नीड नहीं होगा तो सेकेंडरी नीड तो यही होता है कि हाँ मेरे पास मेरा रिवेन्यू सिस्टम बढ़ना चाहिए, मेरा रिवेन्यू जनरेट होना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारे आपके एक्सपेंसेस हैं। तो पैसा कमाने के लिए तो सब काम करते हैं, पर पैसा कमाने के पीछे मोटो क्या होना चाहिए कि सर्विस प्रोवाइड करना है, रियल सर्विस आपको देना है। तो ये हमारा भी थॉट है और थॉट पॉलिसी, इसी पर हम काम कर रहे हैं। तो जैसे आपने कहा कि स्टूडेंट्स के स्किल्स और उसके जो लेवल्स हैं, समझने के लेवल या फिर आईक्यू, उसके अकॉर्डिंग आप उनको पढ़ाते हो। कोई कमजोर है तो उस पर ध्यान देते हो, उसको आप आइडेंटिफाई करके। कमजोर बच्चे को पहले तो इनकरेज करना है, सबसे बड़ा चीज। जो मैंने 3 साल से रायगढ़ में, देखिए मैं रायगढ़ से बाहर बहुत काम किया, पर मेरा रायगढ़ का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। यहाँ के बच्चे, और आफ्टर कोविड पैंडेमिक हम लोग जो झेल कर आए हैं, इसके बाद बच्चा पढ़ना ही नहीं चाह रहा है। सबसे बड़ा मतलब फैक्टर है, बच्चा पढ़ना ही नहीं चाह रहा। वो आ भी रहा है तो वो क्या सोच रहे हैं, पास होने का कहीं से भी मेरे को जुगाड़ हो जाए, व्यवस्था हो जाए। ओके। अब उसको ये मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। उसका मोटिवेशन कैसा होना चाहिए कि उसको पहले तो आप पढ़ाई में इन्वॉल्व करो। आप मतलब आप सोचिएगा, हमारे पास ऐसे ऐसे काउंसलिंग करते हैं हम लोग बच्चों का, तो बच्चे आते हैं, अब उनको सिविल सर्विस करना है, सिविल सर्वेंट बनना है, पर काम करना नहीं चाहते। सिविल सर्विस का रूल है कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंसी मैनर पे, कंटिन्यूटी में आपको पढ़ना पड़ेगा रेगुलर। चाहे आपको कोई भी दिक्कत है, बीमारी हुआ, बुखार हुआ, फीवर हुआ, घर में शादी हुआ, किसी का बर्थडे है, किसी का मतलब कोई डेथ कर गया, इट डजेंट मैटर, वो वन साइड है। सेकेंड साइड आपको कंटिन्यूटी, क्योंकि कंटिन्यूटी से ही एग्जाम निकलेगा, डेफिनेटली होगा। क्योंकि आप जिस सोचेंगे, इफ योर माइंड कैन कॉन्सीव, माइंड सोच पा रहा है, देन डेफिनेटली यू कैन अचीव। तो जैसे सर कि एक चीज मैंने सीखा फास्ट जब मैं स्कूल में था। ओके। सवाल नहीं करते हैं स्टूडेंट्स। उनको डर टीचर से नहीं होता, उनको डर ये होता है कि मैं अगर सवाल करूंगा तो मैं स्टूपिड लगूंगा। वो शेम एक फील होता है, इतने सारे भीड़ में स्टूडेंट्स है तो शायद मैं सवाल कर दूं तो मैं शायद स्टूपिड लगूंगा। मेरे बारे में क्या एक है, एक कॉम्प्लेक्स है वो चीज अंदर, कॉन्फिडेंस को लेके, सब चीज को। तो ये मेरे साथ भी हुआ ऐसी। मैं जब क्लास में था, और होता है ना सर, हर बच्चे पे ध्यान नहीं देते टीचर्स, नहीं दे पाते, स्कूल में तो ऐसा ही है। तो पहला
वही है सर कि क्वेश्चंस नहीं ठीक से कर पाते। वो अलग मैटर है, आज मैं पॉडकास्ट में बैठ के आप जैसे लोगों के साथ क्वेश्चन कर रहा हूँ, वो एक वहाँ से आता है वो चीज़ सर मेरे लिए। तो एक स्टूडेंट अपना कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करे? तो लाइफ में ना मोटिवेशन नाम का कोई चीज नहीं होता। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। लाइफ इज लाइक अ रिवर, एक नदी की तरह आपको सिंपल बहना है। जैसे आप स्टार्टिंग करते हैं अपना जर्नी, आपको अपनी डेस्टिनेशन तक जाना है। मैं सबको इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैसेज देना चाह रहा हूँ, और यही शायद सिंगल और फाइनल मतलब मोटिवेशन होना चाहिए किसी इंसान का। रिवर की तरह हमको बहना है। इस बीच में क्या होगा, आपके कलीग, आपके रिलेटिव, आपके पड़ोसी आपको ब्ला 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 करके आपका लेग पुलिंग करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका ड्रीम आपको दिख रहा है कि मेरे को जाना है, डेस्टिनेशन मेरे को दिख रहा है। सपोज मेरे को आपका सिविल सर्वेंट बनना था, मेरे को दिख रहा है। बट जैसे ही मैं काम किया, मेरे को बचपन से तोड़ दिया गया, अरे तू मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तेरे घर में कौन सिविल सर्विस कर पाया, तेरे को तो इंग्लिश बोलना नहीं आता, तेरे से तो मैथ से नहीं बनता, तू फाइनेंशियल एफर्ट कैसे मतलब बहुत सारी चीजें ये बच्चे के मन को तोड़ देती है। इसको बोलते हैं लैक ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉम्प्लेक्स हो जाता है बच्चा, भीड़ में अपने आप को अकेला महसूस करता है। वो जो अपना गोल है उसमें आगे बढ़ने के बजाय वो इन चीज़ों में फंसता है, उनको प्रूव करने के चक्कर में, उनको प्रूव करने की कोशिश करता है, और वहां वो फंसता है। ये चीजें लाइफ में आएंगी, आपको यार रुकना नहीं है। मैं बोला लाइफ इज लाइक अ रिवर, आपको सिंपल फ्लो करना है। ये चीज आएंगी, एक टाइम के बाद ये चीज बंद हो जाएंगी, तब तक आप बहुत आगे पहुंच जाएंगे। और जब आप आगे पहुंच जाएंगे, वहां से आपको आपका डेस्टिनेशन दिखता रहेगा, बस आपको पहुंचना है। सेकेंड चीज, हर एक प्राणी को, जिसको ईश्वर ने, भगवान ने सेंस दिया, इवन वो जानवर भी, क्योंकि जानवर में भी सेंस है, बस वो बात नहीं कर पा रहे हमारे जैसे। सेंस तो है, क्योंकि उनको भूख लगती है तो खाना खोजते हैं, हमारे में भी सेंस है। तो हर एक प्राणी को अपने गॉड के ऊपर विश्वास करना है। सेकेंड चीज, एवरी मॉर्निंग उठ के पहले तो अपने आप को मोटिवेट कर, क्योंकि बी द रियल, बी द रियल, और बी द हीरो, बी द लायन, बी द किंग ऑफ योर ओन लाइफ। पहले तो आपको अपने लाइफ का राजा बनना है। आप उठिए और पहले तो अपने आप को बोलिए, आई एम द हीरो, आई एम द बेस्ट, नो बडी कैन बीट मी। इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मेरे को हरा सकती है। जैसे आप जर्नी स्टार्ट किए है ना, फ्रॉम चाइल्डहुड, जब आप बच्चे थे, आपके पेरेंट्स ने बोला हाँ मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, वहां से मोटिवेशन शुरू हो गया। अब छोटे हो, आपको सेंस नहीं है, अभी पता नहीं चल रहा है कि आपके पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं, पर एक मोटिवेशन है, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा पुलिस बनेगा, डीएसपी बनेगा, डिप्टी कलेक्टर बनेगा, वॉटेवर जो भी बनेगा। वहां से जर्नी शुरू हुई। अब उसके बाद लोग अटैक किए, ब्ला 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 ब्ला, आपको मतलब आपके डिस्करेज करने की कोशिश, आपके लाइफ से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की। पर उस समय आपको अपने लाइफ का सुल्तान बन जाना है। समथिंग लाइक केजीएफ, नन्ना रे ना रे ना रे ना रे, ऐसा अपने आप को मोटिवेट करना है। और वहां से जो ग्राफ बनेगा ना आपका, विश्वास मानिए, कोई भी आपको बीट नहीं कर सकता। इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मैं थर्ड ईयर में था कॉलेज का, और हम लोग ने, आप तो इंजीनियर है तो जी, तो वोकेशनल ट्रेनिंग होता है जी और उसके बाद सेमिनार होता है। जी। और मैं भी हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से पढ़ा हुआ हूँ, मैं आपको Same. बता रहा हूँ, है ना। मैं भी हिंदी मीडियम। तो हमको ना इंग्लिश में बात करने में बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता था, और उस इंग्लिश में 1 से 1.5 घंटा हमको सेमिनार, मतलब अपना प्रेजेंटेशन देना है। और मेरे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस, ट्रस्ट मी, लगभग 500 से 1000 लोग बैठे हुए थे सामने, मतलब कॉन्फ्रेंस हॉल था, और मैं गया, मेरे टैबलेट एक टॉपिक था, मतलब गैजेट्स के ऊपर मेरे को देना था, आईटी से जुड़ा हुआ चीज। विश्वास मानिए 3 से 4 दिन तक मैं बहुत रट्टा मारा, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैम, आई एम ये वो फलना ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें। जब मैं सेमिनार हॉल पे गया हूँ, विश्वास मानिए स्वेटिंग पूरा भीग गया था, इतना पसीना, मैं देख के ब्लाइंड चक्कर आ रहा था मेरे को। मेरे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है, और ये चीज को मैं भूलता नहीं, वहीं से मैं सीखा हूँ। और मैं कुछ भी नहीं बोल पाया। सामने मैडम थी, बहुत खूबसूरत थी, उन्हीं को दिखते रह गया, चुप हो गया, बोल ही नहीं पाया। सर दिख रहे, मतलब एक खतरनाक चेहरे दिख रहे थे मेरे को। डर इसी को बोलते हैं स्टेज फियर। नहीं बोल पाया, सॉरी आई एम नॉट एबल टू स्पीक एनीमोर, बाहर। उस समय मेरा एक दोस्त आया। जीवन में एक ऐसा सपोर्टिव होना चाहिए, जैसे हम काम करते हैं बच्चों को, बच्चे तुम टेंशन मत ले, राहुल सर जिंदा है, तुम्हारा हाथ पकड़ा हूं बेटा, तुमको डूबने नहीं दूंगा।
तुम हारोगे मैं जिता के ले आऊंगा। ऐसा आपके लाइफ में एक कोई ना कोई पर्सनालिटी होना चाहिए जो आपको आकर बोले टेंशन मत ले भाई, मैं तो बैठा हूँ, टेंशन मत ले छोटे, मैं तो बैठा हूँ। वैसे ऊपर वाला साथ देता है। यही बस मेरा एक दोस्त आया, पर वो मेरे लाइफ का पहला मोटिवेशन था। वो बोला कि भाई देख, यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, सब बेवकूफ है। तो क्या लग रहा है सब टैलेंटेड है? सब बेवकूफ है। तू हीरो है, तू बोल लेगा। और यही मोटिवेशन आपको अपने आप को डेली बेसिस में करना है। हमारा डेली का रूटीन, और ये मैनेजमेंट में, जैसे आप ना मैनेजमेंट पे जाएंगे ना, तो ये चीज आपको सिखाया जाएगा। बिजनेस, जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप सबसे बेस्ट पॉडकास्ट करते हैं, ऐसा कॉन्फिडेंस आपके पास रहना चाहिए दोस्त। यस। तो वही चीज मेरे को सिखाया कि बेटा तू बोल लेगा, बहुत बढ़िया बोलेगा। इन्हें सब बेवकूफ है। तू बोलेगा मैं ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया हूं कि पहाड़ फूट जाता है, तो ये लोग विश्वास करेंगे। और मैंने वही बोल के आया। उस दिन से आज तक मैंने अपने आप को कभी भी मतलब डाउनफॉल होते हुए नहीं देखा। वो मोटिवेशन जो भरा ना, आप तो मैं किसी के सामने भी जा सकता हूँ और मैं किसी के सामने भी बात कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस। तो हमको डेली मॉर्निंग में ये अपने आप को ना मोटिवेट करना है। आई एम द बेस्ट, आई एम द हीरो, आई एम द किंग, आई एम द लायन, आई एम द रॉर, दैट्स ऑल। और उसके बाद मैं क्लास में आता हूँ, फोड़ के जाता हूँ मैं। मतलब मैं पढ़ाऊंगा तो अपने पूरे 120% से पढ़ाऊंगा। वही एनर्जी, वही आपका मतलब ऑरा, और वही पूरा कॉन्सेप्ट। यही चीज अपने काम में आप इम्प्लीमेंट करते हो ना, पूरा ग्रोथ करोगे। यस सर, मतलब ये हुआ है, मतलब कि जब मैंने भी स्टार्ट किया, धीरे से अपन 3 लोग पहले स्टार्ट किए, उसके बाद और ऐसे जुड़ते जा रहे हैं लोग। तो उस टाइम पे हमको पता ही नहीं था कि एडिटिंग में क्या स्किल लगेगी, क्या एलिमेंट्स लगेंगे। हम दूसरों को देख के ऑब्जर्व करके बनाते थे। तो मैं जहाँ तक समझा इस चीज को कि एक ऑब्सेशन और पागलपन वो बहुत जरूरी है, क्योंकि टैलेंट और ये स्किल्स सीखे जा सकती है। यू नो जुनून दैट। कहाँ से पैदा करेंगे? जुनून कहाँ से? तो आपने जो कहा ना, आई एम द हीरो, आई एम द बेस्ट, ऑल ये सब घूमते रहना चाहिए कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। तभी आप अपने काम पे लग सकते हैं। क्योंकि देखो, फेलियर नाम का कोई चीज नहीं होता। मेरे को ऐसा लगता है, अब ऐसा लगता है, ठीक है। फेल इंसान होता है कब? जब वो एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं फेल हो चुका हूं, है ना। अब गिरोगे ना यार भाई। जब आप जीतने के लिए पैदा हुए तो हारना भी तो है ना, लाइफ का रूल है। अब मैं साइकिल चला रहा हूँ पहला दिन, तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कि ब्रह्मा मेरे को इतना टैलेंट दिया कि मैं साइकिल चलाना माँ के पेट से सीख के आया हूं? ऐसा तो नहीं है। मैंने उसको ट्रेनिंग के माध्यम से सीखा। हाँ, मैंने देखा लोगों को साइकिल चलाते हुए, तो मैंने आपका पुश किया। अब वहां से डिसबैलेंस हो गिर गया, तो मैं वहां पास खड़े होकर ये नहीं बोल सकता कि मैं हार गया। हारते नहीं है, सीखते हैं। फिर वहां से उठना है, वहां से उठना है। हम लोग भी, जैसे मेरा पार्टनर है, अब वो और मैं बीच में बैठते हैं ना, तो पूरा ब्लाइंड दिखता है। अब इसके आगे क्या करें? तो वो मेरे को कभी मोटिवेट करता, कभी मैं उसको मोटिवेट करता कि भाई हमारा जर्नी इतना नहीं है यार, इतना में पेट नहीं भरेगा हमारा, हमको बहुत आगे जाना है। तो ये सब तो होती रहेंगी, होती रहेंगी। अपने साथ अगर हम ऐसे खुद बन जाते हैं ना, तो टीम भी वैसी बन अब जाती है। डेफिनेटली डेफिनेटली वो हो डेफिनेटली जाता है, बिकॉज मेरी भी जो टीम है, वो लोग भी इतने मतलब विजनरी हैं कि मैं जो सोचता हूँ कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लंबा सोच के हम रखे हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये तो है सर। आपको यूनिवर्स सपोर्ट करेगा ना, ऐसे लोगों को आपसे कनेक्ट करेगा। जैसे आज आपका मेरा मिलना, आपसे मैं मोटिवेट हो रहा हूँ, कुछ ना कुछ चीज सीख के जाऊंगा यहाँ से, आप मेरे से सीख के जाएंगे। तो ये यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है। आपने अच्छा किया, हमने अच्छा किया, हम दोनों को मिला दिया। यूनिवर्स ये काम करता है। सेकेंड चीज जो मैं बोल रहा था, भाई कोई लाइफ में कोई ऐसा इवेंट जरूर होगा आपके लाइफ में जो आपको कहीं ना कहीं से हिला के रखेगा। एक पॉइंट ऐसा होगा लाइफ का, कहीं से आपका इंसर्ट हो जाएगा खतरा टाइप का, या कहीं से आपको बहुत जबरदस्त टाइप का मोटिवेशन मिल जाएगा। इंसल्ट तो बहुत हुआ भाई, इंसल्ट बहुत हुआ, ठीक है। और इंसल्ट इतना मेरे अंदर पावर डाल दिया ना कि पागलपन है, करके जाऊंगा। बेंगलोर में था, हम लोग का रूटीन था 7 बजे अपन उड़ जाते थे। 7 बजे तक रेडी वेडी होके अपन लोग मतलब अपन बस स्टॉप चले जाते, 8:30-9 बजे तक अपन नाश्ता वास्ता करके जाते जाते कंपनी पहुंचते पहुंचते 2 घंटा लगता था। कंपनी की बस आती थी, मस्त आईडी वाईडी लगाकर अपन बस स्टॉप पे खड़े। जी। सडनली एक लड़की आती है, मैं कोई लव स्टोरी नहीं सुना रहा ना, ठीक है। लड़की आती है, अब लड़की आ रही है,
आपको बोले कि सर कैन यू गिव मी योर 4 मिनट 5 मिनट, तो आप क्या मना ही नहीं करोगे, बोलोगे आप बोल ले यार, उतना टाइम तो है मेरे पास। विश्वास मानो 3.5 मिनट में से बात की और 1700 का बुक बेचकर चले गए। भाई उसका टैलेंट देखो, और वाह। वो 3.5 मिनट में क्या बात की होगी। उसने बताया मेरे को कि सर ये बुक है, ये है, ये है, ये, वहां से मैंने सीखा है। तो मैं उसको, अब देखो होशियारी मारना भी एक चीज होता है भाई, लड़की देख के आदमी बोलता है, ये बोल ही जाता है। उसने बोला मेरे को कि सर ये है 750, 3.5 मिनट में वो 750, सॉरी 1700 का सामान मेरे को भेज दी। अब मैं उससे बात कर रहा हूँ कि मैम आप क्या कर रहे हो, अब बुक सेलिंग कर रहे हो, इतना टैलेंट है, इतना अच्छा वोकल है आपका, इतना अच्छा पर्सनालिटी है, मैं आपका रेफरेंस डालूंगा, कंपनी में रेफरल चलता है, मैं आपका रेफरेंस डालूंगा, मैं आपको अपनी कंपनी में रिकमेंड करूंगा, आप आईटी में जॉब करो। सी जस्ट टेल मी, इतना सिंपली वो मेरे को बोली सर आपकी कंपनी मेरे को एफर्ट नहीं कर सकती। वाह। मैं बोला हाउ, तो बोली सर मैं 1 साल में ये बुक बेच के 60 लाख का घर बनाई। रियली? ये होता, हाँ रियली भाई, ये एकदम फैक्ट, मैं झूठ नहीं बोलता भाई, जो है इधर रियल बात करना, फैक्ट। 1700 का बुक उसने 3.5 महीने में बेचा, वो दिन में कम से कम 10 कस्टमर वो सेल करते हो, 17,000 दिन में कमा रही है, क्यों 60 लाख नहीं कमा सकते। और वो इन्फ्लुएंस है सिर्फ आपके वोकल से, आपके मोटिवेशन से। आपको कोई चीज अच्छी लगे, आप कपड़े दुकान पे जाते हैं कपड़ा खरीदने, आप कपड़ा तो फीचर्स देखते हैं, पर सामने वाले के बात करने से भी इंप्रेस हो। सेल्स स्किल। हाँ सेल्स स्किल, डेफिनेट। तो वो मेरे को बोली कि सर हम लोग दिनों में ना ऐसे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमको बहुत डिसअपॉइंट करते हैं। कोई जलील करेगा, कोई डिसरिस्पेक्ट करेगा, कोई कैरेक्टर पर उंगली उठाएगा, कोई प्रपोज करेगा, कोई मतलब फ्लर्ट करेगा, बहुत सारी चीज होती है। लड़की है, कभी कभी लगता है सब छोड़ के चले जाए, पर हम लोग का टीम है, जैसे आप टीम की बात की ना, हम लोग का टीम है, हम लोग टीम का एक रूल है, एक प्रोटोकॉल में, कि सुबेरे मॉर्निंग का हाफ एन आवर याद रखना। हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन सेशन रहता है, और ये लाइफ का रूल होना चाहिए भाई, सबको बोल रहा हूँ, यही ब्रह्मास्त्र है। आपका दिन की टोटल डिपेंडेंसी आपके मॉर्निंग पर है। उठकर अगर आप आधा घंटा खेल गए ना, जबरदस्त खेलेंगे दिन भर, इसी आधा घंटा में उन लोग क्या करते हैं, अपने आप को मोटिवेट करते हैं। और यही कहानी वहां से शुरू हुई, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। 2 लोग मेरे लाइफ को चेंज कर गए, एक वो लड़की और एक मेरा फ्रेंड। सो जैसे आपने कहा कि पहले पहले माइंडसेट बिल्डिंग है इम्पोर्टेंट, तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए या उससे पहले तैयारी करने में एक स्टूडेंट का अप्रोच कैसा होना चाहिए? देखिए, अगर आप 9 से प्रिपेयर है तो बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत मतलब ये सुपरलेटिव फॉर्म है आपका। 9 के बाद आप प्रिपेयर है या आपके पेरेंट्स आपको प्रिपेयर कर दिए तो सुपरलेटिव है, क्योंकि 9 के बाद आपको दैट मच टाइम मिल जाता है तैयारी करने का। 9 से आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए 1 घंटे भी पढ़ रहे हैं, तो आप सब्जेक्ट से जुड़ गए, आपने एनसीईआरटी उठाया, पढ़ना शुरू किया, आपने कोई भी 9-10 का जो भी आपका रेफरेंस बुक है जो स्कूल प्रोवाइड करती है उसको आपने अच्छे से पढ़ा। इसके बाद 9-10 तक आपको पता चल गया कि हाँ भाई ज्योग्राफी नाम का भी कोई चीज है, हिस्ट्री नाम का भी कोई चीज है, पॉलिटी भी होता है, संविधान नाम का ऐसा ऐसा चीज है। धीरे धीरे आप बढ़ते गए, ग्रेजुएशन पे गए, स्कूलिंग का कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन पे गए। वहां से आपको ना पूरा जोर लगाना, आप किसी भी प्रकार से कोई भी आपके आसपास जो बेस्ट है पहले तो उसका फीडबैक ले लीजिए, बेस्ट कोचिंग सेंटर आप ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि मैं बोलता हूँ देखो, सेल्फ स्टडी करने हैं वो अच्छी बात है, सेल्फ स्टडी करके सक्सेस होते तो आज सब सक्सेस हो जाते है ना। ये अलग बात है, ये मोटिवेशन बनाने के लिए लोग बोल देते हैं कि घर में भी पढ़कर निकाला, वो रेयरेस्ट रेयर। हाँ रेयर है, डेफिनेटली रेयर है, और वो गॉड गिफ्टेड है। वैसे लोग मतलब उतना मोटिवेशन अपने अंदर रखना कि साल भर अपने आप को आइसोलेट करना, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उससे पहले भी तो सीखे होंगे ना, कहीं हाँ ना कहीं सीखे से। होंगे, हाँ जैसे टीना दाबी की बात करते हैं, आईएएस थी, है ना, यंगेस्ट आईएएस। टीना दाबी की मम्मी अधिकारी थी, गवर्नमेंट ऑफिसर थी। टीना दाबी की मम्मी गवर्नमेंट ऑफिसर थी, वो 9th क्लास से उसको गाइड कर रही थी, बकायदा 9th क्लास से वो आंसर राइटिंग करती थी। सिविल सर्विस का सबसे बड़ा फैक्टर आंसर राइटिंग, क्योंकि देखिए एक जैसे स्टेट लेवल की एग्जाम की बात करो, सीजीपीएससी, हमारे छत्तीसगढ़ में पब्लिक सेक्टर जो कमीशन है, स्टेट गवर्नमेंट सीजीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, वो एग्जाम लेती है। अब उसकी तैयारी आपको करनी है, तो आप बताइए, आइए खुद का बताए एनालिसिस होना चाहिए कि आपको कितना टाइम लगेगा।
मैं तो बोलता हूँ मैक्सिमम 1 साल, ठीक है। और अगर ज्यादा से ज्यादा समय लेना है तो 3 साल। ओके। 1 साल में भी चीजें हो सकती हैं, 3 साल की जरूरत नहीं है। पर आप एक बात बताइए, कॉलेज में आपने टाइम वेस्ट किया, कॉलेज में आपने क्या किया? कॉलेज लाइफ को एंजॉय किया, स्कूल में स्कूल लाइफ एंजॉय किया, आपको सब्जेक्टिव नॉलेज जीरो है, पुअर है, और आप बोलते हैं कि नहीं मैं 1 साल में नहीं होगा भाई, तो डेफिनेटली नहीं होगा। हाँ, बेस बेस क्या, आपको सब्जेक्ट ही नहीं पता है, सब्जेक्टिव नॉलेज ही नहीं है। अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज माउंटेन, डेफिनेशन दो पर्वत का, और आपको पर्वत का डेफिनेशन ही नहीं पता है, तो प्राइमरी चीज है, ये बेसिक चीज है। किसी लेवल से हाइट इतना से इतना होता है, ऊपर का भाग कोनिकल होता है, नोकीला होता है, तो उसे पर्वत कहते हैं। इतना बोल नहीं पा रहे हो आप, तो कैसे चलेगा? फिर तो मैं हाई लेवल की बात ही नहीं कर रहा हूँ, बड़े सब्जेक्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो बेसिक चीजें की बात कर। तो टाइम यहाँ लग जाता है। जो लोग बोलते हैं ना कि नहीं 3 साल का मतलब आपका ट्रेनिंग होना चाहिए, 3 साल आपको पढ़ना पड़ेगा, 3 साल ऐसा नहीं है। वो आपकी स्किल के ऊपर है। मैं बोला ना, मोरल पूरा बेस्ड है स्किल पर। अभी हमारे यहाँ सुरेंद्र रावत सर आए थे, तहसीलदार थे। अब उनसे मेरा मीटिंग में फॉर्मल कन्वर्सेशन हुआ। 1 साल में यार, 1 साल में वो तहसीलदार बन गए, नायब तहसीलदार, एक ही साल में। बताया कि 1 साल भाई मैं अपने रूम से निकला नहीं, मतलब जहां रहता था कोचिंग से घर, घर से कोचिंग, बहुत जबरदस्त पढ़ता था। स्किल अच्छा है, आपकी स्किल अच्छी है, आपको चीजें में 5 मिनट का समय लग रहा है, किसी को 15 मिनट का समय लग रहा है, तो 15 मिनट वाले को 3 साल लगेगा, 5 मिनट वाले को 1 साल लगेगा। काम वही कर रहे हैं सब, और यहाँ स्मार्टनेस भी काम आती है, ठीक है। और कोई भी सिविल सर्विस, जैसे मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं इस पॉडकास्ट के माध्यम से, सिविल सर्विस सब कर सकते हैं। चाहे वो आप सेंट्रल लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, रेलवे दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, या बैंकिंग सेक्टर वाले, उनका डिफरेंट फील्ड है। रेलवे एसएससी की बात कर रहा हूँ, रेलवे का एग्जाम देना है, एसएससी का एग्जाम देना है, एक सेगमेंट ये है। दूसरा स्टेट लेवल का एग्जाम है, जैसे सीजीपीएससी है, सीजी व्यापम है, या अदरवाइज वनडे एग्जाम, कोई भी व्यापम जो कंसीडर करता है, कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे पटवारी हो, चाहे आरआई हो, चाहे एडीओ हो, चाहे कुछ भी हो, आमीन का पोस्ट आ गया, कुछ भी आ गया, कोई भी एग्जाम, स्टेट लेवल के सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, सेंट्रल लेवल के सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। कॉमन सब्जेक्ट सब में है, आपको हिस्ट्री पढ़ना है सब में, आपको पॉलिटी पढ़ना है, आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, आपको साइंस पढ़ना है, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, 5 सब्जेक्ट माइनर कॉमन है सब। हाँ, माइनर है जो पढ़ने ही है। इसके बाद जैसे सीजीपीएससी में जाना है, तो आपको छत्तीसगढ़ में काम करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी, छत्तीसगढ़ का पॉलिटी, पॉलिटी मतलब आपका वो पूरा पंचायती राज व्यवस्था आ गया, नगरीय निकाय आ गया, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। ट्राइबल पार्ट पढ़ना पड़ेगा, जनजाति विकास पढ़ना पड़ेगा, सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। पर आप सब सब्जेक्ट को एक बड़ा सब्जेक्ट के जैसा लीजिए, पर ज्यादा नहीं पढ़ना। मैं यही बोलता हूँ बच्चों, ज्यादा नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करनी, आपको एग्जाम निकालना है। एग्जाम का एक स्ट्रेटेजी होता है, सबको एक स्पेसिफिक टाइम देना है, सिलेबस है, जितना सिलेबस नीड है, सिलेबस का डिमांड है, उतना ही पढ़िए, उस पर कमांड बनाइए। पहले बुक पढ़िए, आपके सब्जेक्टिव नोट्स पढ़िए, एक ही बुक फॉलो कीजिए, 10 बुक पढ़ने का जरूरत नहीं है। ऐसा कोई और ये टाइम लिमिट नहीं होता है, जैसे कई लोग बोलते हैं कि सर कितना घंटा पढ़ने से हमारा एग्जाम निकलेगा। भाई आप 19 घंटा बैठ के पढ़ रहे हैं, और आप चेतन भगत और प्रीति सेनाई का बुक ले आए और आप नॉवेल पढ़ रहे हैं, या फिर उस बीच में आपका चैटिंग चल रहा है, उस बीच में आप मूवी भी देख ले रहे हैं, गाना भी सुन ले रहे हैं, माइंड फ्रेश करने जाना बोल के घूम भी ले रहे हैं, आप काउंटिंग कर रहे हैं, 19 घंटा पढ़ा। 5 घंटा पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, ये आपको आगे बढ़ाएगा। इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे सर कि एक पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस हैं और जो उनके बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका इंटरेस्ट, इन दोनों को कैसे देखते हैं? ये तो मतलब बहुत बड़ा चैलेंज है। बच्चे और पेरेंट्स के बीच में एक तो कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए स्टार्टिंग से। और वो कैसे होगा? जैसे आजकल पेरेंट्स अपनी डेली लाइफ में इतने ज्यादा इंगेज है कि वो परिवार के लिए समय नहीं निकाल पा रहे। जैसे बच्चा है, बच्चे को कहीं ना कहीं माँ बाप की जरूरत है। जब तक वो टीनेज का नहीं हो जाता, एडल्ट नहीं हो, सॉरी टीनेज से एडल्ट नहीं हो जाता, तब तक बच्चे को जरूरत है। बच्चे को, मैं पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहूंगा कि पेरेंट्स को कहीं ना कहीं दिन में एटलीस्ट 1 घंटा, इससे आधा घंटा, ये तो लाइफ का रूल होना चाहिए कि आप घर में 6-7 बजे के बाद मोबाइल बंद करवा दो, बाहर रखवा दो। भाई 7 बजे तक तुम जो करना था किए ना, अब तुम्हारा परिवार भी तो एक चीज है यार।
तुम 7 से कम 10 बजे तक परिवार के बीच बैठो, एक दूसरे के इमोशंस को, भावनाओं को, फीलिंग को समझो। तो यही चीज है कि कम्युनिकेशन गैप एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा, बच्चे को खुलकर बोलना है। बच्चा क्या करता है? हाइड करता है डर में। सबसे बड़ा चीज है डर। बच्चा अपनी चीजों को हाइड कर, जैसे हमारे से कोई गलती हो गई, मान लो मैं अभी जा रहा था और किसी से मेरा लड़ाई हो गया फॉर सपोज, बाई मिस्टेक हुआ, जो भी हुआ, अब मैं डर में घर में नहीं बता रहा हूँ कि मेरे को मार पड़ेगा। स्टार्टिंग यहाँ से होता है झूठ बोलने का प्रोसेस, और इसी को जाकर मैं बता देता तो मैं चैन से सोता और सारा मैटर भी सॉल्व हो जाता। बच्चा नहीं। लड़कियों में ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम। लड़कियों की लाइफ तो मतलब बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलफुल होती है। कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए कोई लड़का परेशान कर रहा है ना, तो किसी को बता पा रही है ना खुल के बोल पा रही है, क्योंकि उसके लिए भी चैलेंज है। भाई तेरा गलती था तब ऐसा हो रहा है, उसके ऊपर उसके इमेज पे बात पड़ जाएगा। तो ना, बच्चे को इस प्रकार से ट्रीट करो फ्रॉम द बिगिनिंग, जब वो आपसे जुड़ा हुआ है तब से, कि आप उसको प्रॉपर टाइम दीजिए, एज अ फ्रेंड ट्रीट कीजिए। ऐसा भी नहीं कि एकदम खुली छूट दे दीजिए। फ्रेंड मतलब ऐसा भी नहीं कि वो कल से आपकी इज्जत नहीं कर रहा और अब घर में लाके कुछ भी चीज कर रहा है। डर भी रहे, पर उसके मन में इस चीज का डर ना रहे कि मैं अपने माँ बाप से शेयर करूं तो चीजें गलत हो जाएंगी। एक होप दे दीजिए कि बेटा मैं हूं। दुनिया में बड़ी से बड़ी चीज, कितनी बड़ी चीजें भी घड़ जाती हैं, तो मैं हूं बेटा, मैं तेरे को वहां से निकाल के ले जाऊंगा। यही चीज। तो अपने पैशन को लेकर भी बच्चे अपने पेरेंट्स से बात करें तो ज्यादा अच्छा रहे। और पेरेंट्स भी ना कोई प्रॉपर्टी नहीं है बच्चे उनकी, कि आप पैदा किए इसका मतलब आप खरीद कर रखे हैं। थोपते हैं पेरेंट्स, मतलब उनका होप बन जाता है कि मेरा बच्चा है, मेरा खून है, मतलब मैं जो बोलूंगा वो करेगा। कई सारी मूवी निकली इस चीज को डिनाई करने के लिए। मूवी क्या करती है? मैसेज दे रही है ये चीज को, कि आप अपने बच्चे को खरीदे नहीं हो, कोई प्रॉपर्टी नहीं है आपकी। वो बाई बाई मतलब गॉड, मतलब बोला चाहिए लक आपके यहाँ पैदा हुआ। अगर वो किसी और के यहाँ पैदा होता तो बात कुछ और अलग ही रह जाती। वो आपके यहाँ पैदा हुआ, वो आपका लक था, और आपको उस पर थोपना नहीं है। तो अपनी चीजों को थोपना, उसका पैशन है। जैसे आप पॉडकास्ट, आपको मजा आ रहा है और मैं आपको थोपू चलो यार आप प्लांट में जॉब करो, तो आप कब तक कर पाएंगे? अपना 100% नहीं दे पाएंगे। करेंगे, मजबूरी में करेंगे 2 साल 3 साल, उसके बाद आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। मन ना हो किसी चीज में तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको एक समय के बाद तो समझ में आने लगेगा कि आपका पैशन किसने है। ये हुआ है मेरे साथ कि स्टार्टिंग मैंने जो है, मेरा जो प्लान था एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खड़े करने का, मतलब उसके अकॉर्डिंग मैंने सीखी, 1 साल कोर्सेस किए, डिजिटल मार्केटिंग सीखा, सोशल मीडिया सीखा, ये सब चीज़ों को। फिर किया कुछ क्लाइंट्स के लिए काम, लेकिन वो बैठ नहीं रहा था कि कर तो रहा हूं, लेकिन वहाँ से सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा। फिर पर्सनल ब्रांडिंग का सोचा, कंटेंट बनाना है तो कंटेंट क्या बनाया जाए। लोग तो बहुत सारे कंटेंट बना रहे हैं, कुछ बनाया, कुछ देखा, सब चीज़ किया, फिर भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। देन पॉडकास्टिंग को मैंने एक्सप्लोर किया। ये मुझे इस काम से प्यार होने लगा, क्योंकि मैं अगर पर डे मैं अगर कोई बुक पढ़ूंगा सर हर महीने भी, तो शायद उतना नहीं पढ़ पाऊंगा। लेकिन जो एक्सपर्ट है एक फील्ड के, उनके साथ मैं 1 घंटा बात करके बहुत कुछ सीख सकता हूँ। आपको लोगों से बात करने में और लोगों की क्यूरियोसिटी जानने में जो मजा आ रहा है, वो चीज, अब वो आपका तो पैशन ये है। पैसन है सर। हाँ, और इस चीज को आपने अपनी फैमिली के साथ शेयर किया, आपकी फैमिली ने इनकरेज किया नहीं किया, मुझे नहीं पता, पर आज आप इस काम को करके खुश है। खुश है। मैं, आप चैलेंज एक्सेप्ट किए हो, मेरे को पता चल रहा है आपकी बातों से कि एक कठिनाई आपने भी झेला है। यही चीज ना हो, इसीलिए पेरेंट्स और बच्चे के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अ, ऐसा हुआ सर कि जैसे पेरेंट्स तो बोलेंगे कि जॉब कर ले कहीं, हाँ, तू ये कर ले वो कर ले। उनका भी रीजन है ना। देखो, मैं यहाँ पर पेरेंट्स को उनकी गलती नहीं गलत है। नहीं बोल रहा हूँ। वो क्या चाहते हैं, मेरा बच्चा सेटल हो जाए, लाइफ में सरवाइव करना ना पड़े। हम्म अब क्योंकि अभी एक्सपेंसेस इतने बढ़ गए हैं कि 50-60 हजार रुपये मंथली आपका एक्सपेंस बनेगा ही, तो उस लायक आदमी बन जाए, ऐसा सोचते हैं। अब उन्होंने भी स्ट्रगल किया हमारे लिए, तो वो चाहते हैं कि हम वो स्ट्रगल ना करें, ये रहता है। बट एक कन्विक्शन अंदर होना चाहिए सर, कि अगर आप कुछ फील्ड में हो कि नहीं, मैं अगर अभी, चलो ये स्ट्रगल मेरा है, मेरे पेरेंट्स का भी स्ट्रगल है, 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल, अब मेरे को पता है कि मैं 3 साल में क्रैक करने वाला हूँ ये चीज़, 3 साल बाद इनको मैं वो रिजल्ट दे के दिखाऊंगा। तो वहां से एक कन्विक्शन होता है काम करने यही का। चीज है ना, आपको उतना ट्रस्ट जीतना पड़ेगा पेरेंट्स का। पेरेंट्स को आपको अचीव करना, छोटी छोटी अचीवमेंट से वो ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, तो आपके पेरेंट्स आपके ऊपर मतलब एक जुआ खेल सकें। क्योंकि ये एक जुआ है, ठीक है? आपको पता है कि इस जुए में आप जीतने वाले हो,
आपको पता है क्योंकि वो आपको कॉन्फिडेंस, जैसे मुझे पता है कि मैं अगर ऊपर वाले मेरे को सही रखा, स्वस्थ रखा, मेरा पार्टनर मेरे साथ सही रहा, तो मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा एम्पायर बनाने वाला हूँ। तो सर ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता था कि जैसे आपने बीटेक किया, इंजीनियरिंग किया, उसके बाद आप बैंगलोर में जॉब किए, जॉब अच्छा चल रहा था आपका, फिर आपने ये रिस्क कैसे लिया? ये रिस्क लेने का कॉन्फिडेंस कैसे आता है? लाइफ आपको कहीं पर आके चेंज करेगी। क्या चेंज था? सबसे पहले जब स्टार्टिंग हुआ तो मैं इंजीनियर 2013 में बना, तो मेरे मन में था कि मेरे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। जी। तो एग्जाम का रिजल्ट भी नहीं आया था और मैं चले गया था बैंगलोर। तो जो बैंगलोर जाने के लिए बिलासपुर से यशवंतपुर का जो ट्रेन चलता है ना, यही चेंजेस मेरे मन में पैदा होना शुरू हो गया था। एक्चुअल में मोटिवेशन एक और एक इंसल्ट, ये दोनों ना बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। मैं जब बैंगलोर जा रहा था तो मेरे को एक कन्नड़ आदमी मिला, वो कर्नाटका का कहीं किसी गांव से बिलोंग करता था। तो वो बहुत देर तक मेरे से बात नहीं किया, वो बिलासपुर से ही मतलब ट्रेवल कर रहा था। बहुत धीरे धीरे मिडनाइट रात हुआ, रात को मैं से बात करना शुरू किया। रात को जब हम बात कर रहे थे ना, तो मेरे को इतना धोया भाई, इतना धोया, मैं बता नहीं सकता हूँ कि मेरे को ऐसा लगा कि वहीं कूद के मर जाऊं। वो बोला कि तुम्हारे छत्तीसगढ़ वाले लोगों को कुछ नहीं आता, ओ तुम लोग को सिर्फ नेतागिरी करना आता है, तुम लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करो, तू काहे जा रहा है बैंगलोर। और ये सारी बातें कि इंग्लिश में हो रही थी, तो कुछ चीजें समझ में भी आ रही थी, कुछ नहीं आ रही थी, क्योंकि ना उसका लैंग्वेज मेरे को समझ में आया ना मेरा उसको समझ में आया। तो मैं भी उसको कुछ आंसर नहीं कर पा रहा था, बोलना तो चाह रहा था, पर मेरा इंग्लिश उतना अच्छा नहीं था उस टाइम में। तो उसने मेरे को बहुत धोया और भयंकर खतरनाक धोया, मतलब पूरा बेइज्जती, पूरा इंसल्ट, पूरा इंसल्ट। आप लोग के छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं है, आप लोग के छत्तीसगढ़ में लोगों को खाली बैनर में फोटो चिपकाना आता है, आप लोगों के छत्तीसगढ़ में नेतागिरी आता है, कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। वहां के लोग क्या करते हैं, दोपहर को सोते हैं, कोढ़िया है, इनडायरेक्टली मतलब हमारे छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे तो कोढ़िया है। खाओ 11-12 बजे खा लो, दोपहर में मस्त सो, शाम को बकवास करो, सो जाओ, कोई आगे बढ़ना। मोरल ऑफ द स्टोरी उसने लास्ट में एक पॉइंट बोला, आपका छत्तीसगढ़ अभी हमारे कर्नाटक बेंगलोर से 40 साल पीछे है, और ये डेफिनेटली सच था। और ये प्रूव हुआ, जब मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा तो मैंने देखा वहां से जो मैंने को मतलब रूम सर्च करने में, जो हॉस्टल सर्च करने में 3 घंटे लग गए। 3 घंटे में मैंने जो बेंगलोर पहला एक्सपीरियंस किया, वहां पर से मेरे को पता चला कि वाकई में हमारा छत्तीसगढ़ ना बेंगलोर से 40 साल पीछे है। 40 साल लग जाएगा हमको बेंगलोर बनते बनते, और रायगढ़ तो बहुत पीछे है। यहाँ के लोग अपने आप को भले ही आपका एक्सपर्ट समझ रहे हैं, पर है नहीं, इकोसिस्टम नहीं है यहाँ पे। इकोसिस्टम नहीं है, प्लस लाइफ स्टाइल भी नहीं है, बता रहा हूँ। ठीक है, एजुकेशन का माहौल ही वहाँ बहुत अलग है। वहाँ का 5वीं 6वीं का बच्चा सॉफ्टवेयर बना रहा है, हमारे यहाँ के 5वीं 6वीं के बच्चे को कंप्यूटर चलाने नहीं आ रहा है। ये बाबा इसको कैसे चलाऊंगा बोलेगा, डर लगेगा उसको, फिर टाइम पास करेगा। ये सीरियल थी, तो वो एक चैलेंज बन गया मेरे लिए कि नहीं यार, मैं काम ऐसा करूंगा, भले ही मैं 100 बच्चों का लाइफ बनाऊं, मेरे को नहीं पता आगे मैं कितने बच्चों का लाइफ बनाऊंगा, पर 100 लोगों को इतना बेस्ट बनाऊंगा ना कि वो 100 लोग मतलब कभी किसी चीज के लिए ना मतलब दबाए ना जा सके। वो मेरा एनर्जी था, मेरा मोटिवेशन था। वो इंसल्ट होना जरूरी था। वो मतलब ईश्वर खेलता है ना, उसने पहली बॉल में फुल टॉस मारा, पहली बॉल में फुल टॉस मारा, और उस फुल टॉस को उसने छक्का मारा। मैं रोते रोते उतरा भाई स्टेशन में, मैं चले जाऊं वापस लगा मुझे बैगड़, कहा मैं बेंगलोर में आ गया हूँ टाइप का लगा। तो वो चीजें हैं कि मेरे अंदर में एक आग है कि मेरे को बच्चों को ना, जो यहाँ के बच्चे जो उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिनको उनके पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं कि आप हमारे पास चलिए, आपको आपको फाइनेंशियल इशू है, हम आपको सारी चीजों के लिए हेल्प करें। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं 50% जो जो फीस देता हूँ उसका कम कर दूंगा 50%, पर आपके अंदर वो आग होनी चाहिए कि मेरे को पढ़ना है, कि सर मेरे को सीखना है, मेरे को आगे बढ़ना है। हमारे रायगढ़ का एजुकेशन सिस्टम चेंज करना, ये मेरा मतलब फाइनल ड्रीम है। रायगढ़ हो या छत्तीसगढ़ हो, मैं हमारे छत्तीसगढ़ के लिए काम करना चाहता हूँ। जिस माटी का कर्ज है ना, उसको चुका के मरना चाहता हूँ भाई। और वो सच सच है, आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं है ना, तो होगा। यही है सर कि हम भी ये आई डोंट नो ये कितना हम कर पाएंगे मुझे नहीं पता, लेकिन एक अंदर से है सर कि छत्तीसगढ़ को एक अलग पहचान दिलाना है सर। पहचान छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, पर यहाँ एजुकेशन का जो एटमॉस्फेयर है ना, या फिर
यहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल, क्योंकि देखो सोर्सेस सबके पास है और छत्तीसगढ़ तो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा मतलब रिसोर्सेस वाला मतलब आपका स्टेट है ना। यहाँ पर आप बस्तर घूम के आइए, पूरा आयरन ओर से भरा हुआ है। बस्तर में बहुत सारे आपका प्लांट एनएमडीसी है, या ऊपर सरगुजा में पूरा कोयला, यहाँ में मान नदी घाटी, सोर्सेज बहुत, पर सोर्स को यूज बाहर वाले कर रहे हैं। अब देखिए अडानी का यह प्लांट है, जिंदल का प्लांट, हमारे रायगढ़ का कोई पर्सनालिटी उठकर उतना ऊपर तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? क्योंकि यहाँ एजुकेशन का अभाव है, उनको पता ही नहीं है। आपकी चीजों को कोई बाहर वाला यूज कर रहा है, उसको पता है। राइट। आप 1 रुपए में आयरन ओर को बेच दिए, बस्तर का बेलाडीला का, जापान जाता है आपका 1 रुपए में, जबकि वो आयरन ओर कितने का होगा? ये डीलिंग है। तो हमारे बीच में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास है तो रिसोर्सेज बहुत ज्यादा, पर यूटिलाइजेशन नहीं है, प्लस कोई मेहनत करना नहीं चाह रहा है। सबसे पहले हमारे छत्तीसगढ़ से जो बच्चे हैं निकल रहे हैं, उसमें कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं जो सेलेक्ट होने, पर रायगढ़ से क्यों नहीं आ रहा रिजल्ट? या यहाँ पर वो कोचिंग का माहौल क्यों नहीं है? यहाँ के बच्चे वो पढ़ना क्यों नहीं चाह रहे हैं? आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए, आप एनालिसिस करा लीजिए, फिजिबिलिटी स्टडी करवा लीजिए, पूरे रायगढ़ में सर्वे करवा लीजिए। आपको मैक्सिमम 40 से 50 बच्चे साल में निकल के आ रहे हैं। हमारे कोचिंग की बात कर रहा हूँ, हम लोग बहुत अच्छा सर्विस प्रोवाइड करते हैं। मतलब पूरा रायपुर बिलासपुर जैसा पूरा हर चीज है हमारे पास। हमारे पास ऑनलाइन सेटअप है, डिजिटल क्लास है, अच्छे टीचर्स हैं, क्वालिफाइड टीचर्स हैं, पर बच्चे नहीं आ रहे क्योंकि बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते। उनको वो मोटिवेशन डेवलप करना, ये मेरा गोल है और ऐसा होगा, एक टाइम आएगा। जैसे रायपुर बिलासपुर की हम बात करते हैं तो वहाँ ऑलरेडी एक एनवायरनमेंट है कि कोचिंग्स हैं और कॉलेज भी ऐसे हैं, तो ऑटोमेटिकली एक स्टूडेंट के दिमाग में आता है कि मुझे ये करना है, इस सब्जेक्ट में जाना है। आप बोल रहे हैं कि रायगढ़ में एक एजुकेशन लेवल की कमी है, ये करना नहीं चाहते, प्लस उनको वो चीज मिल नहीं रहा ना, तो ट्रस्ट बिल्ड नहीं किया किसी ने पहले। इतने साल से कई लोगों ने काम किया, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं हमारे बीच और उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया, पर ट्रस्ट नहीं बना पाए। बच्चों कॉन्फिडेंस जीतो। जैसे रायपुर क्यों जा रहा है बच्चा? क्योंकि पता है कि रायपुर में सिलेक्शन हो रहा है। आप कितना सिलेक्शन दे रहे हैं? आज इतनी सारी कोचिंग सेंटर है, बैनर लगा लेते हैं कैसे भी लाकर, मुझे पता है, पर आप कितना दे रहे हैं? बच्चे सेल्फ सेटिस्फाई हो रहे हैं? आपको निकलने के बाद बाहर में गाली बक रहा है बच्चा, क्या यार गलती क्या है यार इस कोचिंग में पढ़ के? ये काम हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए। ये हमारा और मेरे पार्टनर का रूल है। सर मर जाएंगे पर सर्विस पूरा है। जो बच्चा जितना पैसा लिया उससे डबल हमको देना है। और अब पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, पैसा तो कमाना है। मोरल यह है कि हर कोई काम करता है पैसे के लिए, प्राइमरी नहीं तो सेकेंडरी तो रहेगा ही, कहीं पे पैसा बिना तो कोई चलेगा नहीं। पर उनके लाइफ के साथ खेले, ये हमको राइट किसी ने नहीं दिया। कोई बच्चा अगर आपके पास आया या कोई पेरेंट्स होप लेकर आया कि मेरा बच्चा यहाँ पढ़ेगा तो ये ऑफिसर बनेगा, तो ये होप को फुलफिल करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये मैं सब टीचर से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप, मान रहा हूं कि आप थोड़ा बिजनेस पर्पज से काम कर रहे हैं, बिजनेस पर्पज से काम करना भी चाहिए, पर आप बच्चों को उस लेवल में ट्रीट कीजिए क्योंकि वो बच्चा का कोई छोटा भाई होगा, वो छोटा भाई का कोई छोटा बहन होगा, वो सब आपसे पढ़ेंगे, या उन सब का लाइफ आप बना रहे हो, एक पीढ़ी को आप बना रहे हो। तो इसीलिए बच्चे के लाइफ से नहीं खेलना है, लाइफ नहीं खेलना, कैरियर स्पॉइल नहीं होना चाहिए। वो चाहे जिस फील्ड के लिए बना है, जिस भी फील्ड के लिए, उसको वहां तक पहुंचाओ। तो आज कितने बच्चे आपके एकेडमी में? देखिए अभी तो हम लोगों का पिछले साल के कंपैरिजन में ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, तो मैं ओवरऑल सारी चीजों को मिला के बोलूंगा। एकेडमी भी चलता है हम लोग का, जैसे कि हमारा करियर कोर्स में कॉलेज के सारे बीए, बीएससी, बीकॉम या बीसीए है ना, एमएससी, एमकॉम, एमलीब है ना, बीलीब, सब चलते हैं। तो ओवरऑल 300 बच्चे हमारे यहाँ होंगे। तो आपने जैसे कहा कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि यहाँ बच्चे अवेयर नहीं है, ये करना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो माहौल नहीं मिला, ट्रस्ट बिल्डिंग की कमी है। देखिए रायगढ़ मेरे को काम करते हुए तो लगभग 10 साल हो गया टीचिंग में, है ना, पर रायगढ़ में मेरे जर्नी जो शुरू हुआ, सबसे पहले मैंने 5 साल कॉलेज में पढ़ा है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर रहा, और महापल्ली तो आप जान रहे, स्टार्टिंग से ही जान रहे थे, बता रहे थे उस दिन। महापल्ली में मैं बटमूल आश्रम कॉलेज, वहाँ पहले पढ़ाया 4 साल। फिर रायगढ़ एरिसेंट कॉलेज में 1 साल पढ़ाया। कंप्यूटर साइंस में मैं टीचिंग करता था। तब मेरा ऐसा कोई नीड भी नहीं था। 2018 में मेरा रेलवे में हो गया, तो रेलवे में चले गया। वहाँ से फिर थोड़ा जर्नी बदला। सिविल सर्विस का तैयारी मैं खुद कर रहा था उस टाइम में, पर मेरे पास टाइम नहीं मिलता था, तो मैं कम पढ़ पाता था क्योंकि मेरा पूरा दिन भर इंगेज हो जाता था ड्यूटी में। शाम को मैं पढ़ता था। उस समय रायगढ़ में पटेल सर का क्लास खुला था और मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और उन्होंने मुझे बनाया है।
एक रायपुर के राजपूत सर हैं जिनसे मैं पढ़ा हूँ, उन्होंने मुझे बनाया और उनका मैं मतलब समझ लो कि प्रसाद जैसा हूँ मैं, समझो। उनके वजह से मतलब आज मैं जो हूँ, मैं पूरा क्रेडिट इन बड़े बड़े टीचर्स को देता हूँ। मैंने उनसे बहुत सीखा है और मैंने मेहनत बहुत किया, तो जर्नी वहां से स्टार्ट हुई। पर अभी रिसेंटली कोचिंग में काम करते हुए हमारा लगभग 2 साल हुआ है यहाँ कुतरा रोड में। 1 साल मैं दूसरे के यहाँ पढ़ाया हूँ और सबसे पहले तो मैं मोबाइल में पढ़ाता था, जूम में 10-20 बच्चों को पढ़ाता था। वहां से 5 रुपए से शुरू किया था कैरियर और वहां से जर्नी शुरू हुई थी। तो आपके ऑनलाइन एक ऐप है ऐप है आपके आरआर ट्यूटोरियल के जी, उसमें क्या क्या प्रोवाइड करते हो? सारी कोर्सेस, मतलब आप ऑफलाइन में जो चीज आपको मिल रही है, अगर वो नोट्स है, डेली प्रैक्टिस पेपर है, टेस्ट सीरीज है, क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव वीडियो है, वो सारी चीजें आपको ऐप में फीचर्स में मिलेंगी। बुक्स है, ई बुक्स है, सब मिलेगा। ठीक है, मतलब वो एक डिजिटल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। पर हमारा मोटो उसको ऑनलाइन पर्पज में बिजनेस करने के लिए नहीं था। हम हमारे बच्चों के लिए क्या होता है, क्लास में जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, 100% बच्चे यहाँ फोकस नहीं कर पा रहे, तो घर में जाकर उसको रिपीटेड मोड पर वीडियो को देखें और बार बार उस चीज को पढ़ें। प्लस किसी को कभी तबीयत खराब हो गया, किसी का कहीं ओकेजन हो गया, वो नहीं आ पा रहा है, तो उस चीजों को मतलब अवॉइड करने के लिए कि आप हाँ घर में भी पढ़ सकते हैं, तो डेली बेसिस में डेली वीडियो अपलोडेड भी हो जाती है, रिकॉर्डेड वीडियो, है ना, और डेली बच्चों को कंटेंट मिल जाता है। ओके। अब एक न्यूज़ है सर कि रायपुर में डेटा सेंटर बन रही है और मैंने एक वीडियो भी डाला था इसके लिए हाँ। इंस्टाग्राम पे। तो वहाँ कुछ लोग थे जो कमेंट कर रहे थे कि जो बाहर के इंजीनियर्स हैं शायद उनको ज़्यादा मौका मिलेगा और लोग। आउटसोर्सिंग छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। मैं बोला ना, स्किल का कमी है। तो जैसे उन्होंने मेंशन किया है जो कंपनी है रेक बैंक कि जो लोकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, एनआईटी हो गए, इन सब के साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएंगे डेफिनेट। ताकि उनको भी अपॉर्चुनिटी मिले। बट क्या लगता है आपको? देखो, जैसे अब कंपनी का नाम लिए, कंपनी के बारे में तो जानकारी नहीं है। कंपनी का क्या रहता है रूल्स, इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाती है। वो क्या करती है, उसका बहुत बड़ा ना लॉजिक है, मैं बता रहा हूँ, मैं आईटी में रहा हूँ तो मेरे को पता है। कंपनी क्या करती है, बच्चों को हायर करती है, इंटर्नशिप देती है और उससे काम कराती है। उनको परमानेंट जॉब का ना वो नहीं देती सेटिस्फेक्शन कि मैं तुमको दूंगी या दूंगा, जॉब दूंगा। क्लियर? वो कुछ 2-3 साल क्या करेगी, जैसे वैसा अप्रेंटिस जैसा। एज ए इंटर्न हाँ, एज ए इंटर्न। आप जैसे मैं यहाँ बोलूंगा किसी को कि सर आप हमारे यहाँ पढ़ा लीजिए, तब तक आपका ट्रेनिंग भी हो जाएगा 2-3 साल, और फिर उसके बाद हम लोग सोचेंगे कि आपको फुल टाइम करना है कि सोचेंगे। वही तो बोल रहा हूँ, आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप तो इसी खुशी में है कि 2-3 साल बंदा रेगुलर हो जाऊंगा यहाँ, और बार बार आप मेहनत कर रहे हैं और मैं आपको यूज कर रहा हूँ। ये एक चीज है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, मतलब मुझे लगता है, मैंने रायगढ़ में भी फेस किया, जी। कि हमारा आउटसोर्सिंग बहुत ज्यादा है। हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ से ज्यादा बाहर के लोग अब हो चुके हैं। ये इंडस्ट्रियल चीजों में देख सकते हैं। इंडस्ट्रियल बेल्ट होने के कारण, मैं बोला ना, रिसोर्स में भरा हुआ है। हमारे रिसोर्स को बाहर वाले ज्यादा यूज कर रहे हैं। रिसोर्स मनमाने हैं भाई, क्या चीज नहीं है छत्तीसगढ़ में, सब है। पूरा ऑल ओवर इंडिया आईटी हब बनेगा। हमारा कैपिटल है नवा रायपुर, ठीक है, वहां पर आईटी का होना जरूरी है। जो मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन रहा है वहाँ आईटी होना चाहिए, वो कंपलसरी रूल है। यहाँ आईटी का ग्रोथ डेवलपमेंट दिखेगा आपको। सॉफ्टवेयर का ही हब चीज है। अब एआई आ गया है, अब अपने घर में भी अब मेड नहीं रख रहे हैं लोग। बड़ी बड़ी सिटी में, मेट्रो सिटी में आपका रोबोट आकर काम कर रहा है ना। तो आईटी का ग्रोथ होना डेफिनेटली है, कोई उसमें मतलब मिथ वाली बात ही नहीं है कि आईटी ग्रोथ नहीं होगा। पर रायपुर में आईटी हब आ रहा है, तो इससे ना ये चीज हमको करना पड़ेगा, आपको हमको मिलकर, कि हमारे बच्चे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वहां रोजगार मिल सके, एम्प्लॉयमेंट डेवलप हो, हमारे बच्चे व्हाइट कॉलर लाइफ जिए। और वो कोई भी, चाहे वो ग्रामीण स्तर का भी बच्चा हो, को किसी निम्न गांव में भी रहा हो, जिसके गांव में मतलब मुश्किल से एक आध स्कूल रहा हो, वहां का बच्चा भी वहां तक पहुंचे। इसके लिए हमको काम करना पड़ेगा और कंपनी को भी ये एश्योर करना पड़ेगा, ये प्रॉमिस बेस पर काम करना पड़ेगा कि हाँ वो हमारे लोगों को पहले हायर करे। एक सवाल ये है सर कि जैसे एक तो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स हो गए और ये गवर्नमेंट जॉब्स हो गई, एक सेक्टर ये है जिसमें आप ये हिस्ट्री और ये सारी चीजें पढ़ेंगे, इंडिया के जियो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। दूसरा सेक्टर अभी एआई है और आईटी। आईटी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो कहाँ अपॉर्चुनिटी आता है स्पेशली छत्तीसगढ़ में? हाँ, छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो दोनों फील्ड अभी पुअर है।
मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने आईटी के लिए बहुत सर्वाइव किया है। आपको वेल सेटल जॉब छत्तीसगढ़ में आईटी में नहीं मिलेगा। जब मैं बैंगलोर स्किप करके आया तो मैंने भिलाई रायपुर में बहुत घूमा। आईटी में आपको आईटी में जॉब मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी। 6,000 में आईटी कंपनी में जॉब कर रहे थे भाई उस टाइम में 2014-15 में, सोचो। और मैं 4.2 का पैकेज छोड़ के आके बैठा हूँ। उस समय 6,000 में आदमी जॉब कर रहा था रायपुर में। सॉरी, हाँ, रायपुर में एक बीपीओ है, कॉल सेंटर। एक टाइम ऐसा भी आया कि मैं उस कॉल सेंटर में जॉब करने के लिए भी रेडी हो गया था कि रात को भाई बीपीओ में काम करेंगे और सुबेरे अपन लोग अपना जो भी अपना प्रोफेशन को फॉलो करेंगे। पर सैलरी नहीं है, चला रहे हैं लोग टेम्परेरी। अब आईटी ग्रोथ कर रहा है। अब आईटी ग्रोथ करने से फायदा कब हो, जब हमारे लोगों को वेल पैकेज मिले। पैकेज मिलना जरूरी है। हमारे यहाँ का बच्चे, जैसे मैं बिलासपुर गए थे सर और मैं, तो बिलासपुर में चौकसे का एक बोर्ड दिखा था। वहां पास किसी सुनील रावत ऐसी कुछ नाम, पता नहीं, मेरे को नाम ट्रेस नहीं हो रहा है बंदे का। उसका पैकेज देखा था मैं, 47 लाख का है, मतलब 47 LPA लिखा। तो एक खुशी हुई कि हाँ, हमारे यहाँ का लड़का आज वहां पास है। बहुत सारे लोग मेरे सर्कल के, बहुत सारे, मतलब 95% लोग अभी आईटी कंपनी में। कुछ 5% लोग हैं जो डिफरेंट फील्ड में आ चुके हैं, क्या सिविल सर्विस करना है। और कई लोग सेलेक्टेड भी हैं और बड़े बड़े पोस्ट में भी हैं। तो ये यहाँ छत्तीसगढ़ ग्रोथ होने में अभी और 10 साल लगेगा, तब तक जनरेशन और चेंज होगा। अपॉर्चुनिटी नहीं है। सिविल सर्विस में क्या है ना, पिछले 4-5 साल से मैं रिसेशन दिख रहा हूँ। जैसे पीएससी हो गया, व्यापम हो गया, इसमें वैकेंसीज नहीं आ रही है तो लिमिटेड आ रही है। जबकि ऐसा नहीं था, आज से 5 साल पहले तक ऐसा नहीं था। 5 साल कंटिन्यूटी मोड पर बैक टू बैक पोस्ट आती थी और लोगों का इसलिए सक्सेस, तो इसीलिए सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, स्मूथ चल रही थी। लोगों की क्लासेस भी बढ़िया चलती थी, बच्चे पढ़ भी रहे थे। बच्चों का मोटिवेशन इसीलिए डाउन भी हुआ यार, इस फील्ड में मैं आऊँ और 10-10 साल 5-5 साल वेट करूँ, उससे अच्छा तो मैं आईटी में करियर बना लूँ। 2 साल में कोडिंग सीख लूँ, 1 साल कोडिंग सीख लूँ, या फिर मैं एआई सीख लूँ, रोबोटिक्स सीख लूँ, या कोई भी चीज ऐसा सीख लूँ जिसको मेरे को प्लेटफॉर्म, मतलब अब शॉर्ट टर्म चीजें ज्यादा चल रही, स्किल पर काम चल रहा है। जैसे आप तो डिजिटल मार्केटिंग सीख लिए, 3 महीने में डिजिटल मार्केटिंग आ गया, आप पैसा कमा रहे हैं। तो लोग उसको ज्यादा रेफरेंस दे रहे हैं, इसीलिए हमारा आईटी भी बहुत ज्यादा चलता है। जैसे हमारे यहाँ टेक्नोलॉजीज के कोर्स चलते हैं, तो हम लोग पीजीडी से बीसीए, डीसीए, टैली, प्रोग्रामिंग सब चलाते हैं, वो ज्यादा चलते हैं एज कम्पेयर टू सिविल सर्विस। यंग जनरेशन की प्रॉब्लम क्या है, क्या देखते हो आप? डिस्ट्रैक्शंस है, मोटिवेशन की कमी है, या क्या चीज है सर? देखिए, यंग जनरेशन की प्रॉब्लम कुछ नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी अभी अपने आप को बूढ़ा नहीं समझता, ठीक है, तो मैं भी यंग हूं, तो मैं इस चीज को फेस कर रहा हूँ। सेकेंड चीज, मैं यूथ को कभी ये गलत मैसेज देना ही नहीं चाहता, कन्वे नहीं करना चाहता। यूथ बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, बट ये है उनके लिए कि उनको राइट फील्ड चूज करना है। सबसे बड़ा समस्या जो मैं देख रहा हूँ ना, बहुत बड़ा चैलेंज देख रहा हूँ मैं, पिछले 2-3 साल से इस चीज को ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा हूँ। लोग शो करने के चक्कर में चल रहे हैं, दिखावा, सिंपलिसिटी को अवॉइड कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपका बगल वाला बाइक खरीदा, तो आजकल के जो लड़के निकल रहे हैं, अब उनको चाहिए बाइक। अब मेरा फ्रेंड खरीदा, मतलब मेरे को खरीदना है, वो पापा का पूरा बैंड बजा दे रहा है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। कोई भी इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता और कोई भी इंसान को कोई बना नहीं सकता, मेरे को ऐसा लगता है। आप क्या कर रहे हो, माइंड डाइवर्ट कर रहे हो। कंपैरिजन। माइंड डाइवर्ट, सिर्फ माइंड डाइवर्ट हो रहा है। कहाँ से? इन्फ्लुएंस हो रहे हो। हाँ, मेरा फ्रेंड सिगरेट पी रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो स्मोक कर रहा है, मैं भी मारूंगा, दे भाई एक शॉट, पिए, चालू हो गया वहां से कहानी। कहानी शुरू हो गया, अब उसको रोक नहीं सकते आप, फिर वो हैबिट बनेगा। ठीक है, सबकी पर्सनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ पे हम लोग क्वेश्चन करने का कोई हक नहीं, पर बहुत सारी चीजें ना इन्फ्लुएंस हो रही है माइंड सेट के कारण। संस्कार का अभाव हो रहा है, लोग एक दूसरे के, मैं बोला दिखावा करना चाह रहे हैं। दिखावा बहुत बड़ा गेम है। किसी भी चीज को आप इमेजिन कीजिए ना, वहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जो आजकल अनएजुकेशन दिख रहा है, अनएजुकेशन क्या है? चीजों को ऑब्जर्व नहीं कर पाना अनएजुकेशन है। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आपकी लाइफ क्या है। और मैंने एक चीज सीखा सर कि अभी ना
सक्सेस पाना या किसी फील्ड में डोमिनेट करना आसान है, क्योंकि लोग डिस्ट्रैक्ट हैं। हाँ, डिस्ट्रैक्ट 99% लोग मतलब राह से भटके हुए हैं। राह से भटके हैं। अगर आप भी एक राह पकड़ के अगर आप चल दिए ना, तो आप 1-2 साल 3 साल पहुंच जाओ। ये बहुत अच्छा बात बोला तो आपने, और ये चीज रियलिस्टिक है, एकदम रियल है। हमारे में भी जैसे कंपटीशन में देखो ना रायगढ़ में, मुझे नहीं लगता कि कोचिंग में कोई कंपटीशन है, कोई मेहनत ही नहीं कर रहा उस लेवल में। अगर हम लोग का तो ऑड प्लेस है कोतरा रोड, मतलब एज कम्पेयर टू एजुकेशन के मामले में, जैसे चक्रधर नगर चौक है वो हब है, और हम वहां चले जाए तो शायद हम लोग डबल ट्रिपल ग्रोथ कर सकते हैं। बस मेरा टारगेट रायगढ़ नहीं है भाई, मैं बहुत बड़ा सोच के आया हूँ, आगे काम करेंगे, देखते हैं, या तो करूंगा या तो छोड़ दूंगा, सन्यासी बन जाऊंगा, 2 चीज है। तो मैं भी यही सीखा कि करना है तो यही करना है, या तो नहीं करना है कुछ। तो इसीलिए लगे पड़े हैं अपने अपने राह में। बस ये है कि मतलब आपके काम से लोग अगर खुश हो रहे हैं ना तो और एनर्जी मिलता है, खुश हो रहे हैं। और ऐसी इसी जगह में जैसे आप मान लीजिए घर की बात करूं, घर में जैसे कोई खुश नहीं है कि मेरा बेटा ये चीज कर रहा है, या फिर मेरा मतलब भाई ये चीज कर रहा है, तो वहां पर आप कभी ना कभी डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि आपकी मेहनत ना मतलब टूटने लगती है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले जैसे टाइम में आपके भी कोई फैमिली है, वो कोई भी काम कर रहा है, इवन वो चाय भी बेच रहा है ना, तो उसको मोटिवेट करो। वो चाय में ही इतना अपना नाम बना लेगा ना भाई, काम कोई छोटा बड़ा नहीं है। बस उसको सेटिस्फेक्शन लोगों से मिलना चाहिए कि हाँ, जो आप कर रहे हो वो बेस्ट है। तो जैसे हम छोटे शहर से निकल के अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, और ऐसा नहीं कि सपने सिर्फ हम ही देखते हैं, बहुत लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, उखाड़ना चाहते हैं लाइफ में कुछ ना कुछ। ओके। तो मैंने अपने लाइफ से ही सीखा कि सरकमस्टांसेस, बैकग्राउंड, चाहे फाइनेंशियल हो चाहे इमोशनल हो, ये बहुत मैटर करता है सर। क्योंकि मैंने देखा ये चीज़ कि फाइनेंशियल कहीं भी प्रॉब्लम आती है वहाँ फैमिली खड़े होती है, और फ्रेंड्स भी ऐसी हैं। इमोशनली अगर तौर पे देखो तो कुछ आपको क्रिटिसाइज करेंगे आपके काम के लिए, डिमोटिवेट करेंगे। लेकिन कुछ 1-2 दोस्त होते हैं जो आपको पीछे से पुश करेंगे, चल हो जाएगा हो जाएगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं सर, जो मैं देखा पैटर्न, मैं देखा कि एक सक्सेसफुल इंसान में या फिर हम लोग जो जर्नी में हैं, ये बहुत मैटर करता है। लोगों को शायद ये लग्जरी नहीं मिलता, ना हमको मिली है सर। हम खुद जितने में भी हैं, जितने भी रिसोर्सेस हैं उतने में हम आगे बढ़ रहे हैं। पॉइंट ये है कि रिसोर्सेस, बैकग्राउंड सब मैटर करता है। आप मानते हो इस चीज को? देखिए, इसके लिए एक मतलब मैं शॉर्ट में जो समझाने की कोशिश करूंगा। जी। देखिए, बच्चे की सक्सेस के पीछे में जैसे सोशियोलॉजी कहता है, सोशियोलॉजी एक सब्जेक्ट है जो में बताता है जी। 3 चीजें डिपेंड कर। पहला तो पिताजी का, फादर का बिहेवियर। अगर घर में पिता है, ये जो भी पेरेंट्स है वो शराबी है, जुआरी है, तो उसका प्रभाव बच्चों पे आएगा। दूसरा, घर में लड़ाई झगड़ा का माहौल नहीं होना चाहिए, बच्चा वहां से डिस्टर्ब होगा। तीसरा, फाइनेंशियल इश्यू, जिसमें बच्चा प्रेशर में, स्टार्टिंग से वो गरीबी देख रहा है तो उसमें गरीबी जैसे मतलब मानसिकता आ गई। जी। इसको अलग कर दूं मैं सब्जेक्टिव को, तो मेरा जो एनालिसिस है, देखिए भाई, आपको अगर आपने ठान लिया ना करता है, तो सारी चीजें ना ऑटोमेटिक जनरेट होती है। जब आपके कंधे में जिम्मेदारी का बोझ आएगा ना, तो आप चीजों को अवॉइड करोगे। अभी जैसे मैं हूँ डिपेंडेंट, मान लीजिए मेरे फादर है, और बहुत अच्छे से मेरे को सरगम फ्रेंस है मेरा घर में कि मेरे को टेंशन नहीं है, तो मैं रिलीफ मोड पर जी रहा हूँ। पर अगर मेरे को प्रेशर आना शुरू हुआ कि नहीं भाई, मेरे को घर का राशन लाना है, बिजली बिल पटाना है, घर का मतलब नल टैक्स पटाना है, या घर के किराया पटाने हैं, एक्सपेंसेस है, किसी का मोबाइल रिचार्ज कराना है, उसी का मेडिकल सर्विस देना है, इसका स्कूल फीस देना है, तो मैं कहाँ से मैं डिस्टर्ब हो सकता हूँ? वो तो जिम्मेदारी आ गई, वो तो करता मरता क्या ना करता। घर के सोर्सेस मैटर नहीं करते, सरकमफ्रेंस मैटर नहीं करता, पर हाँ, वो जहर डालेगा पर्सनालिटी पर। आपका पैशन, आपका जुनून, आपका मोटिवेशन, आपके बोला चाहिए थॉट प्रोसेस अगर हाई है, तो आप अपने आप को आइसोलेट कर लोगे इन सब चीजों से और काम को। जैसे मैंने फेस किया, मेरा टीचिंग करना किसी को पसंद नहीं था भाई घर में। ओके। ठीक है, मैं बताया ना, बच्चे को वेल सेटल देखना चाहते हैं घर में। मेरा टीचिंग करना बिल्कुल प्रॉपर, मेरे को पता था कि ये मेरा पैशन है, मैं इसमें बहुत ग्रोथ कर सकता हूँ, क्योंकि फील हो जाएगा आपको एक टाइम के बाद। तो उन चीजों को मैं अवॉइड करता था।
सारी चीज़ों को, मेरे को गाली बकते थे, मैं शादी के लिए मैं मतलब कम से कम 3-4 साल से मैं अवॉइड ही कर रहा था चीज़ों को, ठीक है? नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, या फिर कुछ और ऐसा चीज़ कि मैं अपने दोस्त से नहीं मिलता था, मैं घर में अपने आप को आइसोलेट करके खाली कंटिन्यूटी में मतलब कंसिस्टेंसी से मेहनत कर रहा हूँ, सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो घर में पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि घर वालों को लग रहा है क्या, कि लाइफ को जी नहीं रहा है, ये समाज से जुड़ा नहीं है, लोगों से छूट गया है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं कर पा रहा। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, पर आप अपने अगर काम के लिए पैशनेट है ना, तो आप आगे बढ़ेंगे। पहला स्टेप तो ये है कि खुद आइडेंटिफाई करो कि मैं हाँ, ये करना चाहता हाँ, हूँ, करना उसके चाहता बाद हूँ। सिचुएशन अपने आप क्रिएट हो जाएंगे। डेफिनेटली। और सेकंड चीज़, आप खुद अवॉइड करेंगे। अब बोलते हैं ना सरकमफेरेंस, जैसी बात की आपने, सरकमफेरेंस गंदा है। हम्म, आपके कलीग्स गंदे, आपके मतलब पड़ोसी गंदे हैं, या फिर गंदे मतलब आपके लेवल में नहीं है, नेगेटिव्स। जैसा आपको चाहिए। जी। तो आप खुद उनको पड़ोसी बनाएंगे क्या, अगर बताइए? अगर आपको सक्सेस होना है, आपके अंदर वो मोटिवेशन है, जैसे मैं क्लास में 5 लोग हैं, 5 में 3 स्टूडेंट अच्छा नहीं है, 1 स्टूडेंट अच्छा है जो पढ़ता है, तो मेरा फ्रेंडशिप किससे मैं करूंगा? अच्छे से करूंगा ना, ये खुद की चॉइस होगी। अब वहां से खुद आइसोलेट हो जाएंगे, जैसे आपको सक्सेस होना ही है तो आप आइसोलेट होंगे, ठीक है? तो ये डिपेंड करती है कि आप क्या चूज करते हैं। अ, जैसे आपने एक सपना देखा है कि नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे आपको इसको लेके जाना है, कुछ तो सोच के रखे हैं आप। मैंने भी ये सोचा है अपने लिए कुछ। सबसे इम्पोर्टेंट है सर कि हम नॉलेज कहाँ से गेन कर रहे हैं। आप बुक्स पढ़ते हो, कंटेंट क्या कंज्यूम करते हो, ये बताइए। देखिए, पहली बात तो मैंने रायगढ़ को कभी अपना प्लेटफॉर्म माना नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं रायगढ़ के हिसाब से काम करूंगा ही नहीं। अगर मैं रायगढ़ को अगर टारगेट करता तो मैं यहाँ के जैसे लोकल अपना कंटेंट लाता। जी। लोकल कहने का मतलब इंसल्ट नहीं करना चाह रहा हूँ किसी का, लोकल मतलब यहाँ के लेवल पे काम करूंगा। मेरा शुरू से टारगेट रहा कि भाई मेरा कॉम्पिटिटर एक बेस्ट टीचर होगा, तो बेस्ट टीचर को अपने पास रखा। उनके सामने मैं बैठ पा रहा हूँ कि नहीं, मैं बहुत प्रैक्टिस किया, क्या मैं उनके जैसा पढ़ा पा रहा हूँ कि नहीं, या उनसे बेस्ट पढ़ा पा रहा हूँ कि नहीं। और मेरे को ये कॉन्फिडेंस है कि मैं आज 2 साल के अंदर में उनको टक्कर दे रहा हूँ। तो कंटेंट कैसे निकालना है आपको? अपने हायर कॉम्पिटिटर को चूज करना है, अपने हायर कॉम्पिटिटर को आपको देखना है। प्लस हायर भी नहीं बोलूंगा मैं, तो मैं बोलूंगा सुपर मोस्ट, जो सबसे ज्यादा बेस्ट हो। जैसे अभी के टाइम में कोई मोटिवेशनल स्पीकर को आप उठा लीजिए, बड़े बड़े, जैसे खान सर को उठा लीजिए। विकास सर है, खान सर हाँ, है। विकास दिव्य कीर्ति सर हैं या खान सर हैं, ये जो रिस्पेक्टेड सर जितने भी, जिन्होंने फेम बनाया, अब उनको चूज कीजिए, उनके हिसाब से मैं काम करूं तो ठीक है। खान सर की एक यूनिक फीचर क्या है पता है? खान सर क्लास को कभी बोरिंग नहीं करते। तो मैं भी ऐसा भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, मेरा क्लास कभी बोर नहीं जाना चाहिए। तो मैं पढ़ाओ भी उतना कंटेंट, और क्लास भी मतलब एकदम फनी और फ्लेक्सिबल चलना चाहिए। ओके, सो दैट्स इनफ फॉर टुडे सर। और बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखने को मिली, आपके पर्सनल जर्नी हो, चाहे जो भी आपके प्रोस्पेक्टिव है लाइफ को देखने के और करियर के लिए, इसके लिए मैंने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया, और ये डेफिनेटली मैं अप्लाई करूंगा अपने लाइफ में भी। आप जो काम कर रहे हैं ना, वो काम यूनिक है, यूनिक तो है ही, प्लस आप लोगों को एक चेहरा दे रहे हैं। जी। इस चीज को पकड़ के रखिएगा, सबको भगवान ये मौका नहीं देता, ऐसा। ठीक है? मतलब हाँ, मैं बेस्ट हूँ, पर मेरे बेस्ट हूँ दिखाने के लिए आपको भगवान ने रास्ता दिया, चेहरा दिया। आज आप लोगों का पॉडकास्ट कर रहे हैं तो चेहरा दे रहे हैं। जो जिस पर्सन को बंदे लोग नहीं जान रहे हैं, उसको आप दिखा रहे हैं कि देखो इसके में है क्वालिटी, है ना? तो ये बहुत ही मतलब अच्छा काम है, और ये मतलब सेवा भावी काम है, मतलब इसका पुण्य भी आपको मिलेगा, ठीक है? और मैं आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से ये भी बोलूंगा कि सभी को कि आप बहुत आगे जाएं भाई। ये मैं पूरा, हमारा आर ट्यूटोरियल का सपोर्ट भी है थैंक यू सर। और दुआ भी है। भगवान श्याम बाबा से मैं हमेशा प्रे करता हूँ कि आप थैंक यू। बहुत ग्रोथ करें, बहुत ज्यादा ग्रोथ करें, और एक दिन ऐसा है कि आप पूरे इंडिया के सबसे बेस्ट पॉडकास्टर रहे, और उस जगह पे मैं सबसे बेस्ट टीचर हूँ, हम दोनों का फिर से पॉडकास्ट हो। बिल्कुल ओके, सर। थैंक यू सो ये मच मैं दोस्त। आपके लिए भी ये दुआ करता हूँ सर। हाँ, पूरी टीम को, आपकी पूरी टीम को थैंक यू सो मच। और एक फाइनल टेक अवे मैं आपसे लूंगा, एक पॉइंट कि आई एम द बेस्ट, ये मैं याद रखूंगा सर। आई एम द बेस्ट, आई एम द किंग, आई एम द लॉ लायन, आई एम द रॉन। ओके। कभी भी हमको डिमोटिवेट नहीं होना है ना, ठीक है?
थैंक यू सो मच। थैंक यू मेरे भाई।